हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। कभी कभी नेचर भी हमें रिश्तों की अहमियत सिखाता है। नेचर ने जिसे जिस जगह रखा है वही अच्छा है, उसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। आज की मूवी बहुत ही डिफिकल्ट मूवी है जिसे एक्सप्लेन करने में बहुत मेहनत करनी पड़ी, तो प्लीज इसे पूरा देखना और कमेंट जरूर करना। अमेरिका के टेक्सास प्रांत में लुसियाना शहर के पास काडो लेक है। इस लेक के बारे में कई अजीब घटनाओं का जिक्र किया जाता है। कहा जाता है कि इस लेक में जादुई शक्ति है और इन्हीं सुनी अनसुनी कहानी पे ये मूवी बनी है। कहानी 4 टाइमलाइन में डिवाइड की गई है, 1952, 2003, 2005 और 2022। साल है 2003 का। पेरिस जो काडो लेक के रहस्य से आकर्षित है, क्योंकि 4 साल पहले यानी 1999 को पेरिस अपनी माँ एना के साथ वहाँ से गुजर रहा था। कार एना चला रही थी तो अचानक उसकी माँ को मिर्गी का दौरा पड़ा और कार आउट ऑफ कंट्रोल होके डैम से नीचे लेक में गिरी। पेरिस ने एना को बचाने की काफी कोशिश की मगर बचा न पाया। खुद को तो उसने कैसे वैसे बचा लिया और यही बात पेरिस को बेचैन कर रही है कि वो उसकी माँ को बचा न पाया। उसके लिए ये बात एक राज बनी हुई है कि इतने सालों के बाद अचानक उसकी माँ को मिर्गी का दौरा कैसे आया। बार बार वो उस लेक में जाके उस राज को सुलझाने की कोशिश करता है। जब वो हादसा हुआ था तब पानी के बहाव में उतार था, लेक दलदल में तब्दील हुआ था। पेरिस उस कर्नाक सिटी में होलमोस्ट डैम पे काम करता है। डैम पे ब्रिज बनाने का काम शुरू है। माँ के गुजरने के बाद पेरिस अब अपने डैडी बेंजामिन यानी बेन के साथ रहता है। बेन को हमेशा अपने लड़के की चिंता होती रहती है, क्योंकि माँ की मौत के बाद पेरिस ने लोगों में घुल मिलना छोड़ दिया है। पेरिस की पुरानी क्लासमेट सेलेस्टी के फादर की मौत हुई है। सभी उनके फ्यूनरल फंक्शन में गए हैं, मगर पेरिस ने वहाँ जाना अवॉइड किया है। अपनी माँ की हेल्थ हिस्ट्री को लेके पेरिस डॉक्टर मिचेल से मिलता है, जो एना पे इलाज कर रहा था। मिचेल उससे कहता है कि एना को मायोक्लोनिक सीजर्स का प्रॉब्लम था, जिसमें हाथ पैरों की नसों से कांटेक्ट टूट जाता है, जैसे इलेक्ट्रिक का शॉक लगा हो। पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाता है। पेरिस डॉक्टर से कहता है कि ये सब तो ठीक है, मगर उस वक्त माँ के कान से खून क्यों बह रहा था, इसका क्या एक्सप्लेनेशन है। 6 साल से उसे अटैक नहीं आया और अब अचानक ये कैसे हुआ। डॉक्टर पेरिस को समझाते हैं कि ब्रेन को लेके ऐसी कई बातें हैं जिसका एक्सप्लेनेशन देना मुश्किल है। वहाँ से पेरिस जंगल में अपनी कैरावान लौटता है तो सेलेस्टी वहाँ उसका इंतजार कर रही होती है। पेरिस वहाँ लेक के किनारे अपना घर बनाने की तैयारी में है, जो काम अधूरा रह गया है। सेलेस्टी दिल से पेरिस को चाहती है। वो पेरिस से कहती है कि जब उसका घर बन जाएगा तो सबसे पहले वो उसे पास्ता बना के खिलाएगी। सेलेस्टी अगले दिन सुबह ह्यूस्टन लौट रही है तो वो रात दोनों साथ गुजारते हैं। सेलेस्टी जानती है कि अपनी माँ की मौत के सदमे से पेरिस डिस्टर्ब हुआ है, तो वो उसे वक्त देने का फैसला करती है, मगर वो उसके साथ जिंदगी गुजारना चाहती है। दूसरे दिन सुबह सेलेस्टी चली जाती है तो पेरिस का पेट डॉग वॉली लेक को देख के अचानक भौंकने लगता है। लेक में पानी का बहाव कम हुआ है तो उसमें दलदल सी हो गई है। पेरिस भी एक अजीब सी बात महसूस करता है। दूसरे दिन पेरिस दलदल में उतर के बोट के लिए रास्ता बनाने की कोशिश करता है। अब वो उस जगह आता है जहाँ पुराना पंपिंग जैक पड़ा है, जो पिछले 30 साल से बंद है। तभी उसका वॉकी टॉकी भी बंद हो जाता है। माहौल में बदलाव होता है। एक अजीब सी आवाज उसके कानों में गूंजने लगती है और पेरिस को सीजर का अटैक आता है, जैसे उसकी माँ को आया करता था। तो अब पेरिस वापस लौटता है। दलदल में बोट अटकी पड़ी है तो वो उसे निकालने की कोशिश करता है तो उसके हाथ एक नेकलेस लगता है। वो देख के वो चकरा जाता है, क्योंकि वो नेकलेस उसकी माँ का है। तो वो वहाँ कैसे आया। पेरिस घर आके उसकी माँ का यानी एना का ज्वेलरी बॉक्स खोलता है तो उसमें बिल्कुल वैसा ही नेकलेस होता है। तभी बेन घर आता है। पेरिस को जॉब पे न गया हुआ देख के वो उस पे नाराज होता है। पेरिस फिर से माँ के हादसे की बात निकालता है तो अब बेन उस पे गुस्सा होता है। पेरिस को लगता है कि उसकी माँ को गलत डायग्नोज किया गया था और गलत इलाज की वजह से उसे दौरा पड़ा और हादसा हुआ। पेरिस के सामने अब उन 2 लॉकेट का राज भी है। वो दोनों लॉकेट सेलेस्टी को देता है और उसे उस जगह ले जाता है जहाँ उसे वो लॉकेट मिला था। वो सेलेस्टी से कहता है कि इस जगह में कुछ तो अजीब बात है। यहाँ आते ही मुझे सीजर का अटैक आया, अजीब आवाजें सुनाई दी। मुझे यकीन है माँ का इस जगह से जरूर कोई कनेक्शन है। सेलेस्टी को समझ में नहीं आता एना भला लेक के बीच उस दलदल में क्यों जाएगी। तभी सेलेस्टी पेरिस को याद दिलाती है एना की मौत के वक्त यानी 1999 को भी लेक में पानी का लेवल कम होने की वजह से दलदल जैसी सिचुएशन हुई थी, जो कई सालों में एक आध बार ही होती है। सेलेस्टी की बातें सुनकर पेरिस को कुछ स्ट्राइक होता है। वो डैम के ऑफिस में जाके कार्डो लेक के पिछले 50 साल के रिकॉर्ड निकालता है तो उसे पता चलता है कि जिस किसी साल कार्डो लेक में वाटर लेवल कम होने से दलदल जैसी सिचुएशन हुई थी, उसकी माँ एना को सीजर के अटैक आए थे। अब सेलेस्टी को चिंता होने लगती है कि कहीं ये बीमारी हेरेडिटरी तो नहीं।
क्योंकि वो पेरिस से प्रेग्नेंट है, जो बात उसने पेरिस को नहीं बताई। पेरिस को लगता है कि दलदल वाली सिचुएशन में लेक के किसी खास हिस्से में जरूर कुछ अजीब बदलाव होते हैं। मगर अब सेलेस्टी इस बात की रट लगाए बैठी है कि पेरिस को डॉक्टर से कंफर्म करना चाहिए ये अटैक जेनेटिक है या नहीं। पेरिस इसका जवाब डॉक्टर से नहीं बल्कि लेक से निकालने का फैसला करता है। सेलेस्टी पेरिस को उसके बाप बनने की खुशखबरी तो देना चाहती है, मगर उसकी कंफ्यूज हालत को देख के वो चुप रहती है। अगले दिन पेरिस लेक के ठीक उस जगह जाने का फैसला करता है जहाँ उसने वो अजीब हलचल महसूस की थी। रास्ते में उसकी मुलाकात उसके डैडी बेन से होती है। पेरिस को जॉब छोड़ के यहाँ वहाँ घूमता देख वो परेशान होते हैं। तभी पेरिस को सीजर का अटैक आता है। पेरिस जानता है वो अपने डैडी को ये सब बातें एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा, तो वो बेन को टालते हुए लेक की तरफ निकलता है और उस ब्रिज के नीचे से गुजरता है जहाँ से कार नीचे गिर के उसकी माँ की मौत हुई थी। अब वो ठीक उसी जगह आता है जहाँ कल उसने वो अजीब माहौल महसूस किया था। शाम ढल रही है, अंधेरा हो रहा है। तभी अचानक वो उसके सामने एक इनविजिबल दीवार महसूस करता है, मानो वो दो दुनिया की सरहद हो। वो उस दीवार को लांघ के उस पार जाता है और अचानक रात दिन में तब्दील हो जाती है। वो देख के पेरिस पूरी तरह शॉक हो जाता है। उसके समझ में नहीं आता ये कैसे हुआ। दरअसल वो टाइम ट्रेवल करके दूसरे टाइम पीरियड में जा चुका है। अब हम दूसरे टाइम पीरियड में जाते हैं। साल है 2022 का। अब हमारे सामने आती है एलिजाबेथ यानी एली और उसकी 8 साल की छोटी स्टेप सिस्टर एना। सौतेले होने के बावजूद उन दोनों में बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। दोनों कार्डो लेक के कर्नाक सिटी में रहती है। सुपर स्टोर से सामान खरीद के दोनों बोट से अपने घर लौट रही होती है कि एना एली से पूछती है कि घर से गायब होके तुम कहाँ रहती हो। एली कहती है मैं मेरे दोस्त क्लैरा के घर रहती हूँ। एना अपनी सिस्टर एली से बहुत इंस्पायर है। वो हमेशा उसे फॉलो करती रहती है। घर जाते हुए एली नोटिस करती है कि लेक में पानी की लेवल कुछ ज्यादा ही कम हुई है, जो पिछले कई सालों से ऐसा हुआ नहीं। किनारे पे उन्हें एक मरा हुआ क्रोकोडाइल दिखता है जो परफेक्टली कटा हुआ है। एली समझ नहीं पाती किसी ने क्रोकोडाइल को इस तरह कैसे काटा। वो उसे पानी में फेंक देती है। एना का दूध का दांत टूट जाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि एली सेलेस्टी की बेटी है जिसने डैनियल से शादी की है और एना डैनियल की बेटी है जो उसे अपने पहले पत्नी से हुई है। एली खुद को इस फैमिली का हिस्सा नहीं मानती, तो किसी भी फैमिली फंक्शन में वो अपने आप को अकेला महसूस करती है। तभी एना कुछ मरे हुए बटरफ्लाई दिखा के सभी से कहती है कि गोट आइलैंड के पास इस तरह काफी बटरफ्लाई किसी वजह से मर रहे हैं, मगर कोई उसकी बातों को सीरियसली नहीं लेता। यहाँ एली अपनी माँ सेलेस्टी से कहती है कि वो कॉलेज में एडमिशन लेना चाहती है, तो एडमिशन फॉर्म के लिए उसे उसके डैडी का डेथ सर्टिफिकेट लगेगा। एली अपने स्टेप फादर डैनियल का सिग्नेचर नहीं चाहती। एली के फादर पेरिस 2003 में लापता है, तो उसे डेड डिक्लेयर किया गया है। मतलब आप समझ गए होंगे, एली पेरिस और सेलेस्टी की बेटी है। टाइम ट्रेवल के बाद से पेरिस लापता है, तो यहाँ सेलेस्टी एली को पेरिस का डेथ सर्टिफिकेट देने से मना करती है। तो एली माँ की गैर मौजूदगी में उसके रूम में अपने डैडी का डेथ सर्टिफिकेट ढूंढने की कोशिश करती है। तभी एना उसे एक नेकलेस दिखा के बोलती है कि ये उसे सेलेस्टी के ज्वेलरी बॉक्स में मिला। आपको याद होगा इस तरह के 2 नेकलेस 2003 में पेरिस ने सेलेस्टी को दिए थे। तभी सेलेस्टी वहाँ आती है। डेथ सर्टिफिकेट की बात को लेके उन दोनों में झगड़ा होता है, तो अब नाराज होके एली घर छोड़ के चली जाती है। डैनी उसे समझाने की बहुत कोशिश करता है, मगर एली नहीं मानती। उसके सर पे गुस्सा है। पानी का लेवल कम होने की वजह से एली की बोट अटकने लगती है। तभी उसे कुछ भेड़िए दिखते हैं जो कई सालों पहले उस इलाके से लुप्त हो चुके हैं। तो अब वो अचानक वहाँ इतनी तादाद में कैसे आए। रात को एली ये सब बातें अपनी दोस्त क्लारा को बताती है। उसका भी यही मानना है कि कार्डो लेक है ही अजीब, और ये अजीब बात गोट आइलैंड के पास हुई थी। वही आइलैंड जिसके ब्रिज से कार गिर के पेरिस की माँ एना की डूबने से मौत हुई थी। दूसरे दिन सुबह एली को सेलेस्टी का वॉइस मैसेज आता है कि एना गायब हो गई है, उसका कुछ पता नहीं चला। तो अब एली घर की तरफ निकल पड़ती है। सब लोग फोन करके एना को ढूंढने में लगे हैं। इस बात से एली भी टेंशन में आ जाती है। तभी पता चलता है कि एली जिस बोट से आई थी वो भी अचानक गायब हो गई है, जिससे डैनी भी परेशान होता है। एली समझ नहीं पाती, जबकि चाबी घर में उसने रखी थी तो बोट को कौन ले गया। तभी शेरिफ आके कहता है पूरा लेक का इलाका छान मारा गया है, मगर एना का कुछ पता नहीं चला। तो अब वो सेलेस्टी पे एना की स्टेप मदर पे शक करता है कि कहीं उसने एना के साथ कुछ किया तो नहीं, जिससे सभी डिस्टर्ब होते हैं। डैनी को लगता है कि एना एली को ढूंढने लेक में गई होगी और रास्ता भटक गई होगी। तो अब सर्च टीम के साथ मिलके एली भी एना को ढूंढने में लग जाती है। कई जगह पानी का लेवल कम होने से ढूंढने में दिक्कतें आ रही है। काफी तलाशी के बाद पुलिस को गोट ब्रिज के यहाँ एना की बोट मिलती है। एली उनसे कहती है कि एना का लाइफ जैकेट गायब है।
शायद उसने वो पहना होगा जिसपे उसका नाम भी लिखा हुआ है। रात को घर लौटते वक्त सेलेस्टी एली को टॉन्ट मारती है कि एना को तो तुम अपनी फैमिली मानती नहीं, तो तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। हालांकि हमसे ज्यादा वो तुम्हारे करीब थी। जिस बात पे दोनों का झगड़ा होता है तो सेलेस्टी एली को कार से उतारती है। दूसरे दिन एली को शेरिफ से पता चलता है कि पुलिस ने लेक में सभी जगह एना को तलाशा है सिवाय गोट आइलैंड के, क्योंकि वहाँ वाटर लेवल कम होने से दलदल हो गई है। शेरिफ बताता है कि उसने कॉरपोरेशन को रिक्वेस्ट की है कि डैम का पानी छोड़ा जाए, जिससे वहाँ की वाटर लेवल बढ़ जाएगी और एना को ढूंढने के लिए बोट भेजा जा सकता है। एली को यकीन है कि हो ना हो एना वही कहीं पे है। 3 दिन हुए हैं मगर एना का कोई पता नहीं चला। सेलेस्टी एली से कहती है जो मुझे छोड़ के चला जाता है वापस नहीं आता। 20 साल पहले पेरिस गया और अब एना। एली सेलेस्टी से कहती है कि लापता होने का मतलब ये नहीं कि वो लोग छोड़ के चले गए हैं, हर चीज के पीछे कोई वजह होती है। सेलेस्टी को लगता है कि पेरिस ने उसे छोड़ के किसी और से शादी करके अपना घर बसाया है। सेलेस्टी एली को बताती है कि मैं उस लड़की से मिल चुकी हूँ। 2005 को जब तुम 1 साल की थी तब सुपर स्टोर के बाहर उसने मुझ पे अटैक किया। उसके चेहरे से मैं जान गई वो पेरिस को पहचानती है। मैंने उस लड़की से कहा कि पेरिस से जाके कहो उसे एक लड़की भी है, मगर फिर भी पेरिस वापस नहीं लौटा क्योंकि उसे हमारी जरूरत नहीं है। तभी न्यूज आती है कि कॉरपोरेशन डैम से पानी छोड़ने के लिए सोच विचार कर रही है क्योंकि डैम की कंडीशन बहुत खराब है। तो अब एली फैसला करती है कि वो खुद अपनी स्टेप सिस्टर को ढूंढेगी। तो वो बोट लेके गोट आइलैंड की तरफ निकलती है जहाँ टूटा हुआ ब्रिज हमें दिखाई देता है। तो पानी में काफी बटरफ्लाई मरे पड़े होते हैं। एली के आइलैंड तक पहुँचते पहुँचते रात हो जाती है कि तभी दलदल में फंस के उसकी बोट अटक जाती है। वो दलदल से भागने लगती है कि उसके सामने एक इनविजिबल दीवार आती है। वो उस दीवार को पार करती है और सब बदला बदला महसूस करती है। रात से अब अर्ली मॉर्निंग हो गई है। उसकी बोट गायब हो चुकी है क्योंकि वो टाइम ट्रैवल करके दूसरे टाइम पीरियड में पहुंच चुकी है जो उसे पता नहीं। दलदल में वो आगे जाती है तो एक शख्स उसे अपनी बोट में लिफ्ट देता है। वो उसे घर छोड़ता है। घर छोड़ते ही एली को पता चलता है वो 3 दिन पीछे के टाइम पीरियड में आ गई है जब एना गायब हुई थी। विंडो से उसे घर आती हुई वो खुद दिखाई देती है। वो समझ जाती है कि उसे टाइम ट्रैवल करके फिर से उसके ओरिजिनल टाइम में जाना होगा वरना बड़ी गड़बड़ी होगी। वो छुप जाती है और जैसे ही वो दूसरी एली बोट की चाबी रखती है वो उसे उठा के पिछले दरवाजे से बाहर भागती है और एली ने अभी अभी लाई बोट चुरा के वहाँ से भागती है, जिससे ये क्लियर होता है कि एली की बोट कैसे गायब हुई थी। तभी उसे सीजर का अटैक आता है। वो तेजी से गोट आइलैंड की तरफ निकलती है कि वहाँ उसे एना की बोट दिखाई देती है। तभी एली की बोट दलदल में फंस जाती है। उसे किसी की आहट लगती है तो वह एना को पुकारते हुए उस दिशा में जाने लगती है और उसी चक्कर में वो फिर से उस इनविजिबल दीवार को पार करती है और दूसरे टाइम पीरियड में पहुंचती है। उसके कानों से खून बहने लगता है। वो और 1 महीने पीछे की टाइम पीरियड में जा चुकी है। उसे झाड़ी में एना दिखाई देती है जो एली को देख के खुश होती है। एना के मुंह में दांत को देख के वो समझ नहीं पाती जो दांत 3-4 दिन पहले गिरा था वो इतनी जल्दी कैसे आया। एना उससे कहती है कि वो दांत गिरा ही नहीं। अब वो एना को लेके घर आ जाती है। एली को समझ में नहीं आता ये सब क्या हो रहा है। एली का सर चकराने लगता है। डैनियल भी उस पे नाराज होता है। एली डैनियल को आगाह करती है कि वो एना को अकेली बाहर न जाने दे क्योंकि वो जान चुकी है फ्यूचर में क्या होने वाला है। डैनी उसकी बातों को समझ नहीं पाता मगर एली समझ गई है कि 1 महीने बाद एना गायब होने वाली है। वो उन हादसों को रोकना चाहती है। रात को बोट लेके वो फिर से गोट आइलैंड की तरफ निकलती है। वो आइलैंड पहुंच के उस खास जगह को ढूंढने लगती है जिसने उसे पास्ट में भेजा था। उसे मिट्टी में उसके पैरों के निशान दिखाई देते हैं। वो उन्हें फॉलो करने लगती है। अब हम फिर से पेरिस के यहाँ आते हैं जो टाइम ट्रैवल करके 2003 की टाइमलाइन से 1952 की टाइमलाइन में आ गया है। उसे वहाँ झाड़ी में पड़ी 8 साल की एना दिखाई देती है। एना भी टाइम ट्रैवल करके 2022 की टाइमलाइन से 1952 की टाइमलाइन में आ गई है। घायल और बेहोश पड़ी एना को पेरिस उठा के उस जंगल से बाहर निकलने की कोशिश करता है तो उसे पंपिंग जैक दिखता है जो बिल्कुल चालू कंडीशन में है। वो देख के पेरिस हैरान होता है जो पंप कल तक जंग लगी हालत में बंद पड़ा था वो अचानक चालू कैसे हुआ। कैडो लेक पूरी तरह सूख चुका है। अब वो एना को उठा के आगे बढ़ता है तो उसे डैम के कंस्ट्रक्शन का काम चलता हुआ दिखाई देता है। वो देख के तो पेरिस पूरी तरह कंफ्यूज होता है क्योंकि उसके टाइम पीरियड में तो डैम बन चुका था। तभी वहाँ से गुजरते एक ट्रक को पेरिस रोकता है और एना को उन लोगों के हवाले करता है। वो उन्हें बताता है कि वो बेन का लड़का है। वो सुन के वो लोग शक की नजर से उसे देखने लगते हैं क्योंकि उस वक्त बेन सिर्फ 12 साल का है। 12 साल के बेन का 25 साल का लड़का कैसे हो सकता है। पेरिस को उनसे पता चलता है कि वो 1952 का साल है
यानी वो 50 साल पीछे टाइम ट्रेवल करके आया था। उन लोगों को शक होने लगता है कि पेरिस ने एना के साथ कुछ गलत किया है। तो अब पेरिस वहां से भागता है और पॉकेट से पेपर निकाल के कार्डो लेक के वाटर लेवल की हिस्ट्री को चेक करता है। तो उसे पता चलता है 1952 में कार्डो लेक में अकाल पड़ा था, वो सूख गया था। वो समझ जाता है कार्डो लेक में एक ऐसी खास जगह है जहाँ से टाइम ट्रेवल किया जा सकता है। तो अब वो फिर से 2003 में जाने के लिए उस जगह की तरफ भागता है। वो आगे जाता है तो उसे बटरफ्लाई का झुंड दिखता है। वो उन्हें फॉलो करने लगता है। यहाँ 2022 की टाइमलाइन में एली दलदल से आगे बढ़ते हुए उस इनविजिबल दीवार को पार करती है और अलग अलग टाइम पीरियड से गुजरती है। तभी उसे उसके मोबाइल की रिंग सुनाई देती है। वो उस आवाज को फॉलो करते हुए आगे बढ़ती है तो उसे उसकी बोट दिखाई देती है जो पिछले वक्त गायब हुई थी। उसमें उसका मोबाइल भी होता है, यानी वो उसके 22 के असली टाइम पीरियड में वापस आ चुकी थी जब वो एना को ढूंढने निकली थी। फोन डैनियल का होता है। डर के मारे एली डैनियल को पिकअप करने बुलाती है। तो डैनियल आने तक वो एना को आसपास ढूंढने का फैसला करती है, मगर टाइम ट्रेवल में भटक ना जाए इसलिए वो एक तरकीब लड़ाती है। वो रोप को पासी के एक पेड़ पे बांध देती है और उस रोप को पकड़ के एना को पुकारते हुए आगे बढ़ती है। यहाँ पेरिस भी उस जगह पहुंच जाता है और वो उस रोप को देखता है। मतलब इस बार पेरिस टाइम ट्रेवल करके 2022 के टाइम पीरियड में पहुंच चुका था। तो दूसरी ओर एली भी दूसरे टाइम पीरियड में पहुंच जाती है, मगर अब उसे वापस लौटने की चिंता नहीं, क्योंकि रोप को फॉलो करके वो वापस अपने ओरिजिनल टाइम पीरियड में जा सकती है। वो आगे जाती है तो उसे एना का लाइफ जैकेट मिलता है। मतलब एना यहीं से कहीं गायब हुई थी। यहाँ पेरिस आगे जाता है तो उसे एली की बोट दिखाई देती है। वो बोट को स्टार्ट करके वहां से निकलता है तो आगे उसे टूटा हुआ ब्रिज दिखाई देता है जो उसके टाइम पीरियड में यानी 2003 में बिल्कुल ठीक ठाक था। तभी पुलिस वहां आती है और उसे एली के बोट में देखकर शक के चलते अरेस्ट करने जाती है। तो पेरिस वहां से भागने की कोशिश करता है। पुलिस उसका पीछा करने लगती है। चेजिंग में पेरिस की बोट पलट जाती है। पुलिस उसे अरेस्ट करती है। तो दूसरी ओर एली एना की तलाश में एक पुरानी बोट लेके निकल पड़ती है। जब वो किनारे पहुंचती है तो वहां लगे पोस्टर से उसे पता चलता है कि वो 2005 के टाइम पीरियड में पहुंच चुकी है। उसे उसका घर नजर नहीं आता तो वो उस सुपर स्टोर पहुंचती है जहां से वो हमेशा सामान लिया करती है। वो एना का फोटो दिखा के वहां पूछताछ करती है, मगर उसे एना के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। वो सुपर स्टोर से बाहर आती है तो उसे एक कार में लटकता वो नेकलेस दिखता है जो एना को सेलेस्टी के ज्वेलरी बॉक्स में मिला था। वो कार में घुस के उस नेकलेस को निकालती है तो कार की ओनर वहां आ जाती है। वो कोई और नहीं बल्कि उसकी माँ सेलेस्टी है। दोनों एक दूसरे को नहीं पहचानती क्योंकि सेलेस्टी जवान है तो एली भी जवान है। एली उससे पूछती है कि नेकलेस उसे कहाँ से मिला। सेलेस्टी बताती है कि वो मेरी सास एना लैंग का है। वो नाम सुन के एली शॉक हो जाती है और अपनी माँ को पहचान लेती है। सेलेस्टी की कार में पड़े पेरिस के यानी अपने डैडी के पोस्टर भी उसे दिखाई देते हैं। तो सेलेस्टी की गोद में उसे 1 साल की वो खुद दिखाई देती है। एली जानती है वो सेलेस्टी को ये सब एक्सप्लेन नहीं कर पाएगी। तो सेलेस्टी को गलतफहमी होती है कि उसके सामने खड़ी ये लड़की वही है जिसके साथ पेरिस भाग गया है। वो एली से कहती है कि पेरिस से जाके कहो उसकी एक लड़की भी है तो कम से कम एक बार आके मिले। तो कंफ्यूज होके एली वहां से भागती है। सेलेस्टी की बातों से उसे पता चल चुका है कि उसकी स्टेप सिस्टर एना ही उसके डैडी पेरिस की माँ यानी उसकी खुद की ग्रैंड मदर है। तो अब वो एक इंटरनेट कैफे जाती है और सर्च में एना लैंग नाम टाइप करती है तो उसे पता चलता है एना की 1999 में कार एक्सीडेंट में मौत हुई है। अब एना का पूरा प्रोफाइल उसके सामने आता है जिससे उसे पता चलता है कि 8 साल की एना 1952 की टाइम पीरियड में चली गई है। इंटरनेट साइट के जरिए एना की पूरी लाइफ स्टोरी उसके सामने आती है। उसका स्कूल एजुकेशन, उसका कॉलेज, उसका लव अफेयर, उसकी बेंजामिन लैंग के साथ शादी, उसका टीचर का करियर और बेटे पेरिस का बचपन, सब कुछ उसके सामने आता है। हर फोटो में अपने फैमिली के साथ खुश दिखती एना उसे दिखाई देती है। एली की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो जान जाती है कि उसकी सिस्टर एना ने बहुत ही खुशहाल भरी जिंदगी जी है। उसके उस लाइफ को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। वही उसका असली टाइम पीरियड है। मगर अब एली को अपने असली टाइम पीरियड में वापस लौटना है तो वो उस दलदल की तरफ निकल पड़ती है। यहाँ पेरिस को जख्मी हालत में हॉस्पिटल लाया जाता है जहाँ उसे पता चलता है कि वो 2022 के साल में आ गया है। शेरिफ उससे पूछते हैं कि उसके पास एली की बोट कैसे आई, मगर पेरिस के पास कोई जवाब नहीं होता। वो ना एली को पहचानता है ना एना को। तभी वो न्यूज में देखता है कि पिछले 1 हफ्ते से कार्डो लेक के वाटर लेवल में जो गिरावट आई थी वो आज दोपहर तक डैम का पानी छोड़ के भर दी जाएगी। पेरिस समझ जाता है कि अगर लेक में पानी भर गया तो उसके वापस 2003 में जाने का रास्ता बंद हो जाएगा। तो लेक भरने के पहले
उसे उस गोट आइलैंड के दलदल में जाना होगा। बारिश शुरू होती है, वक्त बहुत कम है। पेरिस शेरिफ से पूछता है कि हॉस्पिटल से पुराना ब्रिज कितनी दूरी पे है। शेरिफ बताता है 20 मिनट्स की ड्राइव पे है। अब पेरिस बाथरूम जाने का बहाना करके वहाँ से भागने की कोशिश करता है। तभी वो टीवी पे न्यूज देखता है कि 8 साल की एना बेनेट लेक से अचानक गायब हुई है। उसे याद आता है कि वो वही लड़की है जिसे उसने 1952 की टाइमलाइन में छोड़ा था। फोटो और नाम देख के वो समझ जाता है कि ये तो उसके माँ के बचपन की फोटो है। मतलब जिस लड़की को उसने 1952 में देखा था वो उसकी अपनी माँ थी। तभी उसे नर्स की बातों से पता चलता है कि उसके डैडी भी उसी हॉस्पिटल में एडमिट है, जो अब 80 साल के हो चुके हैं। वो उस रूम में जाता है। बेन अपने बेटे को देख के शॉक होता है, जो उसे 19 साल के बाद देख रहा है। पेरिस अपने डैड से कहता है कि वो उसकी माँ से मिला था। लेक में एक ऐसी जगह है जहाँ से टाइम ट्रैवल किया जा सकता है और वही जगह उसकी माँ के सीजर अटैक के लिए जिम्मेदार थी। वो बेन से कहता है कि मैंने मेरी माँ को बचाया। अब वो अपने डैडी से प्रॉमिस करता है कि वो वापस लौटेगा, उस 2003 के टाइम पीरियड में वापस आएगा, क्योंकि उसे सब सवालों का जवाब मिल चुका है। तभी पुलिस उसे पकड़ने वहाँ आती है तो वो विंडो से भाग जाता है और एक कार रुकाता है। किस्मत से वो कार डैनियल की होती है, जिसके साथ सेलेस्टी भी है। सेलेस्टी पेरिस को पहचान लेती है, मगर पेरिस तेजी से कार लेके ब्रिज की तरफ निकल पड़ता है। यहाँ एली बोट से दलदल की उस खास जगह पहुंच जाती है। उसे वो रोप भी दिखता है। वो रोप को फॉलो करते हुए फिर से अपने ओरिजिनल 2022 की टाइम पीरियड में पहुंच जाती है। दूसरी ओर पेरिस ब्रिज पे पहुंच जाता है तो पुलिस उसे घेर लेती है। पेरिस बिना सोचे समझे लेक में जंप करता है, मगर उसकी बदकिस्मती से उसी वक्त डैम का पानी लेक में छोड़ा जाता है। पेरिस उस जगह तक पहुंचने में नाकामयाब रह जाता है और डूब के उसकी मौत हो जाती है। यहाँ एली देखती है कि दलदल में पानी भरने लगा है। तभी उस जगह से वो टाइम ट्रैवल वाला प्रभाव भी चला जाता है। उसने बांधा हुआ रोप कट जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो क्रोकोडाइल कट गया था। तभी उसे ढूंढते हुए डैनियल वहाँ आता है। डैनियल से उसे पता चलता है कि उसके पिता पेरिस भी इस टाइमलाइन में आए थे, मगर डैम में डूब के उनकी मौत हुई। एली डैनियल को बताना चाहती है कि एना अब कभी नहीं लौटेगी, उसे ढूंढना बंद करो, आज से मैं ही तुम्हारी बेटी हूँ। मगर एक बाप को कैसे समझाए। वो डैनियल से कहती है कि एना बिल्कुल ठीक है। अब घर जाके वो अपनी माँ सेलेस्टी से मिलती है, जो टीवी पे पेरिस की न्यूज देख रही है। वो माँ से कहती है कि वो मेरे डैडी ही थे जो वापस आने की कोशिश कर रहे थे। अब वो सेलेस्टी को एना की इंटरनेट से डाउनलोड की हुई फोटो दिखाती है और उससे कहती है कि एना 1952 में चली गई है और वो वहाँ बहुत खुश है। मूवी यहाँ खत्म होती है। दोस्तों, मूवी बहुत ही डिफिकल्ट थी, मगर ये एक्सप्लेनेशन देखने के बाद आप उसे देखेंगे तो शायद आपको वो जरूर समझ में आएगी। तो इस मेहनत पे प्लीज सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर करना। फिर मिलेंगे नई मूवी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।